What's up guys, I hope you are doing well. You वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सेहत सब जो है उसका बहुत ध्यान रखना। देखो बारिश हो गई है कल और ज्यादा है, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में और ज्यादा दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे। यार ये जो मौसम होता है ना, जो आता जाता मौसम रहता है, यानी कि कभी सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो खासकर ये ट्रांजिशन वाला जोन होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप लोग को रखना है, वरना बहुत सारी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलने लगती है। और खासकर जब एग्जाम पास में आ रहे होते हैं, तो इस टाइम पर अगर एक दो दिन भी आप लोग बीमार हो गए बीच में, तो सोचिए कि जो ऑलरेडी आप लोगों ने इतना अच्छा मोमेंटम बनाया था उसमें कितना पीछे आप लोग छूट जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। काफी प्यारा, काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। तो एक नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे एक पूरे नए जोश के साथ में, तो इसलिए लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। पेन और कॉपी लेकर बैठेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को ऐसा लगेगा नोट डाउन कर लेनी चाहिए, तो उनको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ये जो डिस्कशन होता है आप लोगों को हर जगह फायदा पहुंचाएगा, चाहे आप लोग प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिखाएगा। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, कल कई सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर बेसिकली शेयर किया था, हालांकि मैसेज बहुत ज्यादा थे, मैं शेयर कर रहा था तो फिर मुझे लगा कि मैंने कहा जो कुछ है उनको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि सारे फिर ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ज्यादा है। एक तरीके से एक बच्चा कह रहा है कि सर उनके शेयर कर दिए, मेरा मैसेज क्यों शेयर नहीं किया। तो यार देखो बहुत सारे मैसेज थे, मैंने स्टार्टिंग में जो आए मैंने वो शेयर किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बता दूंगा कि हाँ इस तरीके से है कि बहुत सारे, जैसे कि कल लास्ट में भी जो आप लोगों का डिस्कशन देख कर गए, तो मैंने कल का जो डिस्कशन था मॉर्निंग में अपलोड किया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ गया। जो मैंने बोला था कि मैंने कहा मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, डायरेक्ट क्वेश्चन था 43B था यहाँ पर, जबकि उन्होंने सी या फिर कुछ और लिख रखा था क्वेश्चन पेपर के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर मैंने पेपर शेयर किया यहाँ पर यूपी पीसीएस का, जाकर इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग ये समझ पाएंगे कि मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूं ना उसको आप लोग कैसे कनेक्ट कर पाओगे। यहां से अगर आप लोग इसको देखोगे ना, तो आप लोगों को ये लगेगा लगभग, मेरे मोटा मोटा तौर पर अगर मैं बताऊं, लगभग 50% पेपर जो है ना, जो डिस्कशन मैंने आप लोग करा रखा है उसमें से आप लोग सोल्व कर डालोगे। इसमें करंट भी है, स्टैटिक्स भी है, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताता हूं वो है, और पॉलिटी है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला भी है, अगर ढंग से आप लोग चीजों को कवर करके चलोगे तो दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में भी आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम चलाया गया अभी रिसेंटली, आप लोगों ने देखा, ठीक है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगर आप लोग किसी भी राज्य से निकल कर आते हैं, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया, अगर आप लोग दूसरे राज्य से निकल कर आते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूं कि आप लोगों के राज्य में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन कौन से हैं, अगर इस तरीके से मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, तो इस तरीके की चीजें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। बाकी अगर पेपर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यार ये तो सारी पढ़ी लिखी चीजें। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ एक बार पेपर में को नजर जरूर डालिएगा, आप लोगों को देखकर ना मजा आ जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो डिस्कशन आप लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग उसको और अच्छे से सुनोगे। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल बहुत प्यारे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट कराऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, इससे आप लोग कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करें जरूर, ठीक है। किसी भी राज्य का पेपर हो आप लोग खुद भी अटेम्प्ट करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो कहते हैं ना सर ये थीम वगैरह क्यों बताते रहते हो, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है वर्ल्ड यूथ स्किल डे से, ठीक है। डिस्कस किया था मैंने यहाँ पर पेंडेमिक के बारे में, और मैंने बोला था इसमें पेंडेमिक या कोरोना वायरस की बात आ गई है, उसको आप लोग जरूर देखिए। बाकी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिए। पॉलिटी के क्वेश्चन ही सारे उस तरीके से थे कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करा रखी है, उसमें कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि बेसिक चीजें जो मैं आप लोगों को वैसे बताते रहता हूँ, ठीक है, कि हाँ आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप लोग नोट डाउन करते रहते थे, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। पॉलिटी के तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, सारे ही आप लोगों ने लगभग यहाँ पर सोल्व किए। इसीलिए बहुत सारे मेल बच्चों के आए कि सर मजा आ गया पेपर को देखकर, ठीक है। तो देखो यार मजा जरूर आएगा अगर सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, जाकर इसको जरूर देखना। फाइनेंस कमीशन से आ गया, इवन जो मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो अभी रिसेंट गई। देखो 3-4 दिन के जो डिस्कशन मैंने किया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये डायरेक्ट दे रखा है 43A दे रखा है, जबकि B बोला था, और यही आंसर है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं ढंग से सुनिए पूरा डिस्कशन, कभी भी कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और किसी भी स्टेट पीसीएस की आप लोग एग्जाम देकर आते हैं, क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ में, देखने को मिलेगा कि आप लोगों को फिर आगे वही जहां पर भी डाउट रहता है वो सारी चीजें इंक्लूड करता रहूंगा मैं, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि रिपीटेडली इधर उधर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो कि अच्छे से पेपर देकर आए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आगे जो है अपना अच्छे से मेंस लिखेंगे और फ्लाइंग कलर के साथ में आप लोग निकल कर आएंगे, ठीक है।
बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, बोला गया एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, जिसकी वजह से आप लोग वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये अगर कहीं पर आप लोग ऐसे लिखने के लिए आते हैं या फिर कहीं पर आप लोगों को मतलब एक तरीके से कोई आंसर लिखने के लिए आता है, तो इस कोटेशन से आप लोग वहां पर स्टार्ट भी कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा ये बात बोली गई है। एजुकेशन देखिए एक ऐसी चीज होती है, अगर आप लोग किसी के साथ में शेयर करेंगे ना, जैसे कि आज की डेट में अगर मैं बोलूं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं खुद भी सीख रहा हूं और आप लोगों को भी सिखा रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर एजुकेशन आप लोग किसी को बांटते हैं तो ये दोनों तरीके से फायदा पहुंचाता है, जिसके पास में जा रही है उसको भी, और एक तरीके से जो पहुंचा रहा है उसको भी फायदा पहुंचाता है। तो एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा, ये बड़ी प्यारी बात है। तो इसके चलते आप लोग हमेशा एजुकेशन को एक तरीके से वेपन की तरीके से यूज किया जा सकता है, एक वेपन नहीं हथियार की तरीके से। हथियार नेगेटिव सेंस में नहीं बोला है, पॉजिटिव सेंस में बोला है कि हथियार की तरीके से यूज करो दुनिया को चेंज करने के लिए। तो ये काफी प्यारी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अगर कहीं पर देखिए ऐसा अगर एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आ गया, अगर ये कोटेशन लिख देंगे और इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आप लोग बारे में मेंशन कर देंगे कि हाँ 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहता है कि हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में एजुकेशन को इंप्रूव करना है। तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, और जहां पर भी आप लोग ये पॉइंट ऐड कर दोगे तो वहां से आप उसको लगेगा राइटर को कि हाँ बंदा बहुत कुछ चीजें जानता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी टेलीग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है, क्वेश्चन वगैरह भी, और जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो भी मैं यहां पर शेयर करता रहता हूं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब बेसिकली मैं फोकस करने वाला हूं यहां पर एडिटोरियल के बारे में, तो एक एक करके यहां पर दे। और हाँ, एक क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोग कई बार बोला ना, मैंने अपने एरिया में आप लोगों को पता होना चाहिए कितनी आप लोग की राज्यसभा की सीट है और कितनी लोकसभा की सीट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, बोल देखता हूं आप लोग किस किस को पता है, बिना देखे बिना गूगल किए हुए लिख कर देखिए। पहले आप लोग क्या पता है आप लोगों को कि आप लोगों के राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए राज्य का नाम और उसके सामने सीट का नाम लिखिए। तो ये सारी ऐसी चीजें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन जाता है, या फिर मैच करने के लिए। और इवन हानि बनेगा अगर आप लोगों ने इंटरव्यू में अगर किसी पूछा होगा तो आप लोगों के स्टेट के बारे में ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें ना अपना इसको लिखकर बेसिकली इकट्ठे करता रहना चाहिए। इंटरव्यू के लिए एक अलग से छोटी सी कॉपी बना लीजिए, जहां पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपका डेफ होता है ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। आप लोग उसके ऊपर अपना पूरा इंटरव्यू घुमा देते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। आई होप कि आप लोग चीजें समझ रहे होंगे। आइए अब आगे चलता हूं। काफी कुछ यहां पर जानने को मिलने वाला है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो इसलिए बोला था पेन और कॉपी लेकर बैठेगा। ठीक है, यहां पर एक ये जो आर्टिकल है ये FATF के बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। तो जानेंगे कौन कौन सी लिस्ट होती है, क्या कंडीशन है, किसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया, किसको ग्रे लिस्ट में डाला गया, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये वाला अभी यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 होने वाली है उसके बारे में बात करा है। इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है, दोनों को कंबाइन कर डिस्कस करूंगा। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, तो समझेंगे काफी सारा डिटेल में। ठीक है, ये आर्टिकल जो है बेसिकली अभी जो इलेक्शन के मुद्दे पर बात चली है, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अपोजिशन क्या कर रहा है वो सब चीजें चल रही है, जो कि एक तरीके से बेतुकी बातें एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में सेम यहाँ पर कांग्रेस कैसे बीजेपी को हरा सकती है, किस तरीके से चैलेंज कर सकती है, वो सारी चीजें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत शानदार बहुत प्यारा आर्टिकल है, सुनकर मजा आ जाएगा, जो नहीं चक्षु खुल जाएंगे। इतनी सारी बातें जानने को मिलने वाले, एक ही आर्टिकल में इतनी सारे पॉइंट हैं कि आप लोग अगर सेंट्रल एशिया के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं ना, तो बहुत प्यारा आर्टिकल आप लोग लिख सकते हैं। इतनी सारी बातें बताऊंगा, कुछ तो आर्टिकल के अंदर है, कुछ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बहुत सारी ऐड करके बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो इसको भी काफी डिटेल में जानेंगे। और ये जो डेटा पॉइंट है मैंने अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा, अगर आप लोगों ने ध्यान से यहां पर देखा होगा तो मैंने इसको बेसिकली टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो राइस का एक्सपोर्ट किया था ना हम लोगों ने यूरोपियन कंट्री को, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोग कई सारी और भी बातें यहां पर जान पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखना कि अभी हमारी कंट्री ने जब राइस एक्सपोर्ट किए थे उसमें ये बोला गया जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस पहुंच गए यूरोप के अंदर में। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया था ना 2-3 दिन पहले, तो वही सारी बातें बेसिकली बता रखी है कहां कहां पर हम लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो डेटा पॉइंट होते हैं, इनसे कई बार आप लोग इनको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह के लिए अच्छे से। ओके, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों को यहां पर कवर करने वाला हूं, यहां पर ये सेंट्रल एशिया के बारे में। पहले सेंट्रल एशिया का मैप आप लोगों को देखना चाहिए, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई और यहां पर आप लोगों को सेंट्रल एशिया देखने को मिलेगा नॉर्मली, अगर आप लोग देखकर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर अगर मैं इसको देखूं आप लोगों से, देखिए कल ही मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था ना, ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी का क्वेश्चन आ गया, कौन सी कंट्री ब्लैक सी का पार्ट नहीं है। ठीक है, आज फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैप बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने आसानी से अटेम्प्ट कर लिए। तो मतलब क्वेश्चन पेपर रियलिटी में आप लोग देखिएगा एक बार। ठीक है, आप लोगों को अंदर से खुशी होगी देखने के बाद में। ओके, तो यहां पर अगर बात करूं अभी रिसेंटली सेंट्रल एशिया के बारे में, तो आप लोग देखते हैं यहां पर कजाकिस्तान हो गया, हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो कजाकिस्तान। ठीक है, यहां पर अस्थाना का नाम चेंज करके अभी कैपिटल का नाम दूसरा कर दिया गया। अभी लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को
बताऊंगा, तब तक आप लोग बताइए इसका नाम क्या है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचे, फिर हमारी कंट्री के पहले किर्गिस्तान थे, फिर यहाँ पर अस्थाना और भी कई सारी कंट्री का विजिट किया। तो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल एशिया के साथ में अपनी कनेक्टिविटी को एक अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर चलने की बातें कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आप लोगों से क्वेश्चन नॉर्मली कैसे बन जाते हैं मेंस में, आप लोगों से ऐसे नॉर्मली रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी कंट्री के साथ में रिलेशन, पर रीजन के साथ में रिलेशन बड़ी आसानी से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए रीजन के बारे में आ रहा है सेंट्रल एशिया में, तो बहुत सारी कंट्री हो गई, तो इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आप लोग का बन जाता है। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये तजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, ये यहाँ पर कजाकिस्तान हो गया, ये इधर कैस्पियन सी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक काफी रीजन है जो न्यूज में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, यहाँ पर ईरान हो गया, कैपिटल इसकी यहाँ पर तेहरान आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इधर आप लोगों को अपनी कंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर समझते हैं, एक बात आप लोगों को बोल देता हूं, कई बार फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इंडिया का मैप ऐसा क्यों दिखाते हो। देखो यार, मेरे हाथ में नहीं है, एक तो ये बात है, मैं आप लोगों को एक तरीके से यहाँ पर आर्टिकल समझाऊं, क्योंकि ऐसा मैप जो होता है जब भी इंटरनेशनल लेवल की जो हम न्यूज डिस्कस करते हैं ना, वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे ही मैप दिखाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में है आज की डेट में हमारा कुछ पोर्शन, तो जिसके कंट्रोल में है उसी का पोर्शन वहां पर बेसिकली वो दिखाते हैं। तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये अपने ही देश का पार्ट है, उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं अगर मैप में। बस थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, मेरा बेसिक पर्पज ही रहता है, वरना आप लोग उसको मैप को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। हमारे सेंटीमेंट्स वही हैं जो अपने देश के लिए होने चाहिए, तो उसमें कोई कमी नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली अभी देखने को मिल रहा है कि फिलहाल जो है सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल रही है, और बहुत बड़ा रीजन उसको अफगानिस्तान का बताया गया है। जब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान से निकल कर आया, तब से ये दिख गया कि सेंट्रल एशिया की बस की बात नहीं है। नॉर्मली अगर देखें हम लोग, यहाँ पर दिक्कतें होती हैं उसको सोल्यूशन निकालने में, तो इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो अभी रिसेंटली कई सारी कंट्री की यात्रा पर गए। जैसे किर्गिस्तान पहुंचे यहाँ पर, तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो बिश्केक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 200 मिलियन का इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या रहता है, हम लोग नॉर्मली किसी पर्टिकुलर कंट्री को जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, तो एक तरीके से उसको एक सपोर्ट रहती है एक तरीके, ताकि उसकी कंट्री में कोई डेवलपमेंट हो सके। जैसे हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते कई सारी चीजें देखने को मिलती है, तो ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर अगर कोई पूछ ले कि हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, तो याद रखेगा यहाँ पर कम्युनिटी के ऊपर डेवलपमेंट की बात की जाती है। बेसिकली कम्युनिटी के ऊपर क्या हो गया डेवलपमेंट, जैसे लोगों की आजीविका के बारे में बात करेंगे, उनकी आय सर्जन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक तरीके से उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, सेक्स यानी कि मेल और फीमेल बच्चों के बारे में बात करेंगे, बाल सशक्तिकरण यानी कि एक तरीके से यहाँ पर बात करेंगे लाइवलीहुड, इनकम जनरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, और यहाँ पर एक तरीके से चाइल्ड इंपावरमेंट के बारे में, जो कि ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट डालता है, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो यहाँ पर सिटीज होती हैं और लोकल काउंसिल होती हैं, वो बेसिकली यहाँ पर यूज की जाती है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने 200 मिलियन यहाँ पर बेसिकली किर्गिस्तान को दिया, यहाँ पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट। इससे पहले आप लोगों को देखा होगा, आप लोग अगर सुन रहे हैं थोड़ा लंबे समय से डिस्कशन, मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था, मालदीव को भी हम लोगों ने सेम सपोर्ट इसी तरीके से प्रोवाइड कराई थी, ताकि वहां पर भी ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट हो सके। तो ये आप लोग देखते हैं जुलाई 2020 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मालदीव अगर नीचे थोड़ा सा आप लोग जाएंगे तो माले कैपिटल है, और मालदीव इंडियन ओशन के अंदर एक कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हम लोग अपने आसपास वाले देश के साथ में उसकी हेल्प करते रहते हैं, इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से भी पॉइंट है जो कि आप लोग देखते हैं, अगर इंडिया और मालदीव के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो यूज कर सकते हैं। इनकी जो विजिट थी उसके बाद में यहाँ पर कजाकिस्तान पहुंचे, और कजाकिस्तान में यहाँ पर कैपिटल नूर सुल्तान, याद रखिएगा नूर सुल्तान जो है, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, पहले इसको अस्थाना बोलते थे, पर लेकिन अभी इसका कैपिटल का नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया, ठीक है। तो अस्थाना नहीं, अभी यहाँ पर नूर सुल्तान है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान पहुंचे, वहां पर जो 6 मिनिस्टर की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, यानी कि एशिया में कैसे मिलकर हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो जयशंकर साहब थे यहाँ पर हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके द्वारा बोला गया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो बड़ा ही घटिया प्रोडक्ट है, यानी कि एक तरीके से वो क्या कर रहा है, लोगों को अपने डेट क्राइसिस में फांस रहा है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो चारों तरफ से इंडिया को घेर चुका है। एक साइड में आप लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक बेल्ट देखने को मिलेगी, जो बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, मतलब इंडिया के नॉर्थ साइड में बेसिकली कनेक्ट कर रहा है। और अगर बात करें मैरीटाइम सिल्क रोड, तो यहाँ पर
बांग्लादेश ले लीजिए, इसी के साथ में कोलंबो यानी कि एक तरीके से श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान को कनेक्ट कर ही रहा है। आप लोग पता है ना, पाकिस्तान के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है और ये हमारी कंट्री के एरिया से होकर गुजरता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस किस को कनेक्ट करता है, तो याद रखें यहाँ पर कास घर को ये गवादर के साथ में ये कनेक्ट करता है और जाकर कहां गिरता है, ये है बेसिकली अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जाकर यहाँ पर गिर जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है, चाइना का जिंगजियान वाला रीजन है, ये वही रीजन है। इसके ऊपर अगर आप लोग जाएंगे जहां पर चाइना बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है बेसिकली उन लोगों के लिए जो मुस्लिम माइनॉरिटी होती है। तो यहाँ पर वैसे तो ये मुस्लिमों का रहनुमा बनता है चाइना पाकिस्तान के नाम पर लेकिन रियलिटी में अपनी खुद की कंट्री में ये उनको जीने नहीं देता ढंग से। तो चाइना इसीलिए यहाँ पर चाइना को दोगला इंसान या फिर इसको दो धारी तलवार के नाम से भी आप लोग जानते हैं कि दोनों तरफ से यहाँ पर ये काटता है। तो ऐसे इंसानों से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर इंडिया जब भी मौका मिलता है यहाँ पर इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके बारे में हमेशा बात करते हैं। ये डेट क्राइसिस में फंस देता है। और डेट क्राइसिस क्या होता है इसके बारे में इवन क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी शायद हरियाणा पीसीएस के अंदर पूछा गया था कि डेट क्राइसिस क्या होता है। तो डेट क्राइसिस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जब हम लोग किसी को लोन देते हैं पर लेकिन वो पर्सन को लोन जो है वो रिटर्न नहीं कर पाता है, इवन उसको रिटर्न करने के लिए उसका इंटरेस्ट भी खुद से फिर से लोन लेना पड़ता है। यानी कि लोन के ऊपर लोन दे दिया, चक्रवृद्धि आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि जो आप लोग बेसिकली मिश्रधन पढ़ते हैं, ठीक है, वही बात यहां पर की जा रही है। तो इसके चलते इंसान को इतना अपने कंट्रोल में ले लो, इतना दबा दो उसको कि उसकी इकोनॉमिक हालत खस्ता हो जाए। फिलहाल यही कंडीशन अभी श्रीलंका की हो गई, आप लोगों को पता है श्रीलंका आज के डेट में बेसिकली चाइना के हाथों की कठपुतली बन चुका है, ठीक है। तो ये यहां पर इसके द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया और सेम पैटर्न आज के डेट में आप लोगों को पाकिस्तान का देखने को मिलेगा। चाइना ने इनडायरेक्टली खरीद लिया है पाकिस्तान को, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दिया है, चाहकर भी उसके खिलाफ पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। तो ये बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं दूसरी कंट्री को कि चाइना के झांसे में न आओ, पर लेकिन बहुत सारी कंट्री ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुकी है, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में जयशंकर साहब जो है फिर यहां से अर्मीनिया, ठीक है, तो अर्मीनिया पहुंचे यहां पर, ठीक है। तो अर्मीनिया में 13 अक्टूबर को यहां पर जयशंकर साहब के द्वारा, इससे पहले यहां पर बात करें तो रसिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनके जो काउंटर पार्ट थे यानी कि इनके भी ये लोगों से यहां पर मिले। और अर्मीनिया के बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले तो इंपोर्टेंट इस चीजें मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग ये मैप देखें यहां पर, ठीक है। तो ये मैप अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफी इंपोर्टेंट मैप है जिससे अभी क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को, यहां पर बेसिकली रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अजोव सी में यहां पर क्रेच जो है स्टेट होता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है, बताया था ना यहां पर। इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली है सी ऑफ मार्मरा, ठीक है, ये एजियन सी के साथ में यहां पर जाकर मेडिटेरेनियन एरिया में मिल जाता है। तो यहां पर इसका क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट स्टेट पीसीएस के अंदर में कि कौन सी कंट्री जो है ब्लैक सी को टच नहीं करती है, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, आई थिंक सीरिया था ना जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइएगा, सीरिया था ना वो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मतलब एक तरीके से नहीं कि एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इतना शानदार पढ़ा रहे हैं सर, कुछ फीस बताइए। यार फीस ना यार देखो, आप लोग हमेशा ना जैसे ऐसी ऐसी बातें आप लोग करते हो तो इसका मतलब इस तरीके से नहीं, फीस का मतलब ये थोड़ा ना कि पैसे के फॉर्म में आप लोग फीस देते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग सीखते हैं यहाँ से वो किसी को जाकर आप लोग सिखा दो, ठीक है। लेक्चर आप लोग को लगे आप लोग इतना फायदा पहुंचा है तो ये लेक्चर आप लोग दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी को इंप्रूव करने में आप लोग हेल्प कर सकते हैं, जो कि मेरी एक मुहिम रहती है कि हाँ अपनी सोसाइटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। और फीस की बात यार ये रहती है, जब तक मैं अकेला काम कर रहा हूं तब तक फीस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे किसी को सैलरी थोड़ी ना देनी है। फीस तब होती है जब मुझे किसी को अपने अंदर मैंने 2-4 बंदे रख लिए, ठीक है, उनकी सैलरी देनी है, क्योंकि अकेले से तो काम नहीं चलेगा, तो तब होती है फीस की बात है। तो इसलिए ऐसी बातें मत बोला करो जब वो एक अलग सिस्टम में चीजें चलने लगती हैं। मैंने वेबसाइट डेवलप कर ली, ऐप डेवलप कर लिया, उनके लिए बंदे रखे हुए हैं, कोर्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए, सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, तो तब फीस होती है। तो वो वाला चीज अलग होता है। मैं अकेला काम करूं तो फीस की क्या जरूरत है उसमें। तो आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराइए जितना आप लोग कर सकते हैं, दूसरों तक चीजें पहुंचाइए, तो वही फीस है ये एक तरीके से। और जिस पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठ जाते हैं वहां पर एथिकल तरीके से काम कीजिए, लगे कि हाँ आप लोग एसएलवी फैमिली के मेंबर हैं, यहां से पढ़ कर गए, तो इस फायदा दिखना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक चीज भी शेयर की थी, एक बंदा था गया था तो वहां पे मैं कई सारे ऐसे हालांकि स्टोरी शेयर करते रहते हैं, मतलब वहां पे उसको लगा एक इंसान था जो कि मतलब नहीं कि नॉर्मली एक पियोन हो गया, तो पियोन के भी नीचे एक पर्टिकुलर बंदा था जिसे रख लेते हैं किसी को काम करने के लिए। तो उसको उसने क्या किया, उसके बच्चे को एजुकेशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। ऐसी चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो अपने आसपास देखिए आप अच्छे से, ठीक है। और आप लोगों को लग रहा है इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो अपने यारों दोस्तों को आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि यार इस तरीके से पढ़ लो आप लोग। तो ये होती है चीजें। आगे बात करता हूं अजरबैजान अर्मेनिया के बारे में। मैं आप लोगों को अलग से एक पॉइंट बताता हूं यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनके बीच में झड़प रहता है। तो झड़प वाला रीजन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर, पहले आप लोग ये समझिए इसके बारे में। अर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो आपस में लड़ते हैं यहाँ पर, तो इसके चलते दोनों ही कंट्री के साथ में रिलेशन जो है हमको किस तरीके से बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो ये वाली बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर हो जाती है कई बार, ठीक है। तो उसके चलते अभी अगर हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक रीजन है जिसको बोलते हैं यहाँ पर नेग्रोना करबख्त रीजन, ठीक है। तो ये जो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये पर्टिकुलर रीजन
रीजन है इनके बीच में झड़प का रीजन रहता है। पर लेकिन हमारी कंट्री के लिए अगर बात करें, अर्मीनिया के साथ में हमारे रिलेशन है और अजरबैजान के साथ में भी हमारे रिलेशन है, पर अर्मीनिया हमको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करता है, यानी कि अर्मीनिया हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर वाले इशू पर सपोर्ट करता है। अजरबैजान हमको सपोर्ट नहीं करता है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अजरबैजान वाले रीजन में। तो इसकी वजह से हमारे और अजरबैजान के रीजन जो है इस एरिया में आके थोड़े से मतलब एक टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर अगर दोनों के बीच में भी आप लोगों से कुछ पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, अर्मीनिया इंडिया का एक फ्रेंडशिप है, जिसके चलते हम लोग कोऑपरेट करते हैं ट्रीटी के साथ में 1995 में साइन की गई थी। तो यहां से हम लोग मिलिट्री सपोर्ट वैसे तो प्रोवाइड करा पाते हैं, पर लेकिन अजरबैजान भी हमारे साथ में अच्छे रिलेशन रखता है, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा रुकते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री के सामने चैलेंज आ गए ना, हम लोग अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी और के साथ में भी हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अजरबैजान क्या कर रहा है, ओएनजीसी या जो यहाँ पर ये ओवीएल, तो जो वेदास लिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसके देखने को मिलेगा जो ऑयल फील्ड है यहाँ पर अजरबैजान के अंदर, तो उसमें या फिर गेल का एक्सपोर्टिंग जो पॉसिबिलिटी है उसमें कोऑपरेट कर रहा है एलएनजी के फील्ड में, तो यहाँ पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इवन ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में अगर बात करूं, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग अजरबैजान को साथ में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग इससे देखिए यहाँ पर अजरबैजान यहाँ पर है, तो इसके चलते इसके साथ में रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो अर्मीनिया के साथ साथ में अजरबैजान भी लेने हैं। और ये याद रखिएगा, ये इंडिया का बेसिकली पार्ट है, जिसके चलते हम लोग अफ्रीका को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर यूरोप में पहुंचते हैं और इधर यहाँ पर ऊपर से पहुंचते हैं। तो जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर चाइना का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ना यहाँ पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आप लोग इसी इंडिया का बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो रूट है वो आप लोग को नॉर्मली ये देखने को मिलेगा, पर लेकिन हम लोग नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि सेंट्रल एशिया से होता हुआ जा रहा है। तो इसीलिए सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन सारी कंट्री में घूम रहे हैं ताकि हम लोग एक अच्छे लेवल पे रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकें। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोग, यहाँ पर ये कॉमन सेंस की भी चीज है वैसे। अब तक अगर आप लोग देखें, हमारी कंट्री ने बात की थी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि ये जो ईस्ट साइड में है हमारे, इनके साथ में हम लोगों ने अच्छे रिलेशन कर लिए, पर लेकिन अब हम लोग अच्छे साइड में अपने वेस्ट के साथ में हम लोग बेसिकली रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल एशिया के साथ में रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा मुद्दा कि हम लोग कितने अच्छे लेवल पर यहां पर काम करके चल रहे हैं इन पर्टिकुलर रीजन के साथ में। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। तो ये बेसिकली रसिया और सेंट्रल एशिया के थ्रू होता हुआ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है रसिया को। ठीक है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अर्मीनिया जो है, मैंने बोला अभी कश्मीर मुद्दे पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर हमको दबाकर सपोर्ट करता है, पर लेकिन अजरबैजान अपोज तो करता ही करता है, इसी के साथ में प्रमोट करता है पाकिस्तान के नैरेटिव को, तो इसलिए अजरबैजान के साथ में यहां पर आकर हमारा इशू क्रिएट हो जाता है। तो कई सारी ऐसी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर और भी कई सारी कंट्री है। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें, मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखाता हूँ सेम कंडीशन, यहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई, थोड़ा सा आप लोग इधर आएंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को तुर्की वाले एरिया में लेकर चलता हूं। ठीक है, तो तुर्की के आप लोग जाएंगे जब यहां पर, तो तुर्की है यहां पर, तो तुर्की के नीचे साइप्रस है। ठीक है, तो साइप्रस का नॉर्थ वाला पोर्शन जो है तुर्की के कंट्रोल में और साउथ वाला पोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो तुर्की क्या करता है, हमेशा हमारे अपोजिट में रहता है जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पर और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो साइप्रस जो है उसका नॉर्थ वाला पोर्शन और साउथ वाला पोर्शन आपस में मिलना चाहते हैं, पर तुर्की उसको इंडिपेंडेंट करता है। तो जैसे जैसे तुर्की जो होता है वो हमारे कश्मीर वाले मुद्दे पर हरकतें करता है, हम यहाँ पर साइप्रस वाले मुद्दे पर बेसिकली तुर्की की बेसिकली उन्हें खिंचाई करते हैं। हम लोग हमेशा साइप्रस को बोलते हैं कि यूनाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो भी कंट्री, जैसे चाइना क्या करता है, हमारे मुद्दे पर बात करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी तरीके से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, हांगकांग वाला रीजन हो गया, ताइवान वाला रीजन हो गया, जिंजियान वाला रीजन हो गया। हालांकि इन मुद्दों पर ज्यादा बात करते नहीं, हम फिर भी थोड़ा सा हम लोग को नहीं कहते कि हम डिसेंट लोग हैं, ठीक है, पर चाइना जो है वो बदतमीज इंसान है। तो इस तरीके से हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि उसकी जो संपर्क होता है उस पर बात ना करें, पर चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है। न्यूज एनालिस्ट वाले पोर्शन में बताऊंगा चाइना की और हरकतें अभी, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया की जो कंट्री है इंडिया, उसके साथ में पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छे से काम करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ में यहाँ पर अभी एडमिट कर रहा है, यहाँ पर आप लोग इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अस्काबाद ये एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है, ASHKABAD, ठीक है। तो अस्काबाद एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ली इस एग्रीमेंट के बारे में, तो अलग से आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एक तरीका एग्रीमेंट है, 2018 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, पर लेकिन ये स्टार्ट किया गया था 2016 में। तो सेंट्रल एशिया के साथ में और पर्शियन गल्फ के साथ में कनेक्टिविटी
बनाने का ये एग्रीमेंट है ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ में, यानी कि एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, और ट्रांजिट के थ्रू। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, कतर, ये इनके द्वारा आप लोग देखते हैं फर्स्ट टाइम साइन किया गया था 2016 में, और फिर प्रॉपर एग्रीमेंट में आया यहाँ पर ये, ठीक है। कतर जो है फिर आगे चल के विड्रॉ कर लिया इसको, ठीक है, 2013 में। कजाकिस्तान और जो यहाँ पर पाकिस्तान जो है ज्वाइन किया 2016 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, तो ये भी यहाँ पर इसके साथ में जब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो इंक्लूडिंग इसके थ्रू भी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की बात है। तो ये वो वाले एग्रीमेंट है जिनमें हम सेंट्रल एशिया के साथ में मिलकर काम करते हैं, और यूरोप के थ्रू हम लोग यहाँ पर यूरोप तक पहुंच रहे हैं। तो एक नेचुरल एक रास्ता हम लोग को मिल जाएगा, जिससे चाइना अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढ रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए अल्टरनेटिव रास्ते बोल सकते हैं। अब डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेंगे ये क्या है, ठीक है, आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कुछ लिख सकते हैं, रिलेशन के बारे में। इसी के साथ में अगर बात करूं तो डायरेक्ट आप लोग इससे डिस्कशन के अंदर से ही आप लोगों के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन गए, ठीक है। यहां से पूछ ले कोई आप लोगों से हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर क्वेश्चन पूछ ले, या फिर कुछ लिखने के लिए आ जाए। तो इसलिए डिस्कशन ऐसा देखो आप लोग कि डिस्कशन इस तरीके से देखो कि हर एक लेवल पर तैयारी चल रही है, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में मैंने आप लोग को बातें बता दी। तो अभी हमारी कंट्री का पर्पज ये है कि हम लोग इस तरीके से रिलेशन को लेकर चले ताकि सोल्यूशन यहां पर निकल सके। अफगानिस्तान के मुद्दे पर मैंने अभी आप लोगों से बात की। अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, एशिया में अगर बात करें, हम लोग बोलते हैं ना, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यार बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी का काम करती है एशिया वाले रीजन में। तो अभी बोला गया कि फेल हो चुकी है भाई साहब कंप्लीटली। जब अफगानिस्तान में शांति बनाने की बात करते हैं तो इसके अंदर कमियां आप लोगों को देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला तो गया था कि हम लोग काम करेंगे मिलकर और काफी अच्छे सोल्यूशन निकालेंगे, पर लेकिन कहीं पर भी अफगानिस्तान क्राइसिस में इसका कोई ज्यादा रोल देखने को नहीं मिला। मतलब चाइना अलग घूम रहा है, रसिया अलग घूम रहा है, ठीक है, इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयारी नहीं है। तो इसके अंदर गैप आप लोगों को देखने को मिला। तो ये दिक्कतें यहां पर सामने निकल कर आती है, तो इनके ऊपर बेसिकली काम करना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से जो खुद अगर बात करें यहां पर इसमें क्या शांति बनाएगा, यहां पर खुद चाइना जो है जिंगजियान वाले रीजन में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर इतने सारे अत्याचार करते हैं, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि इन सारे रीजन में ना फिलहाल चाइना के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी नेगेटिव होते जा रहे हैं। क्यों? चाइना क्या करता है, कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट लगाता है तो वहां पर अपनी मशीनरी तो लेकर जाते जाता है, अपने लोगों को भी लेकर जाता है और वहां पर काम देता है उनको, मतलब अपनी लेबर फोर्स लेकर आता है। लोकल एरिया की जो लेबर फोर्स होती है उसको काम नहीं मिलता है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, अगर लोकल एरिया में किसी को काम पर रखता भी है तो उसको कम सैलरी देता है। जैसे अंग्रेज ने क्या करते थे, हमारे सोल्जर्स को कम सैलरी देते थे और अपने सोल्जर को हाई सैलरी। हमारे सोल्जर्स की रैंक कम रहती थी, अपने सोल्जर्स की रैंक भी ज्यादा रहती थी। हमारे सोल्जर सारे फालतू के काम करने के लिए देते थे, उनके सोल्जर्स अच्छे से एंजॉय करते थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर चाइना करता है, और उसके साथ में इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखता है जहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये वो दिक्कतें हैं जिसके चलते चाइना की इमेज जो है वो काफी घटिया हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को चारों तरफ से आर्टिकल बता दिए, कई सारे आर्टिकल इसके अंदर इंक्लूड किए। बेसिकली मैंने बहुत कुछ यहाँ पर सर्च कर आप लोगों को बताया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए चीजों को, ताकि हर तरीके से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन ना हो। तो कई सारे आर्टिकल इसके अंदर हो गए। तो यहां पर आप लोग देखते हैं तो चाइना के खिलाफ जो सेंटीमेंट्स यहां पर बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया को इसको भुना लेना चाहिए, सेंट्रल एशिया में अपने आप को एक सही पोजीशन पर लेकर एंगेज कर। तो यहां पर इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि अगर बात करें यहां पर कि राइजिंग एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स विद इन द रीजन एंड सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम द तालिबान अलाउ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया टू री इमेजिन देयर एंगेजमेंट। तो कमेंट, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। या फिर डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट ऑन द इंडिया कनेक्टिव, जो हमारी कनेक्टिविटी होती है ना सेंट्रल एशिया में, जो एशियन पॉलिसी उसके लिए, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। अरे हाँ यार, कल माइंड से निकल गया, आप लोगों के लिए एथिक्स का क्वेश्चन मैंने पोस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आज एथिक्स का क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर का होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोगों का स्टेटिक्स का होगा। तो इस तरीके से इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। और जो भी स्टेट पीसीएस के पेपर अभी देकर आ रहे हो आप लोग भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलिए, अपना आंसर राइटिंग पर पूरा फोकस दीजिए। जो एस्से देता हूं वीकेंड में उसको भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तभी आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस में आप लोग अपने आप को ला पाएंगे। और कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करो, सारी चीजें आप लोग के सामने निकल कर आने लगेगी और चीजों को आप लोग एंजॉय करने लगोगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न को आप लोगों को लेकर चलना है, ओके। तो ये थी कुछ बातें। आइए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये और सारी चीजें टेलीग्राम पर तो पोस्ट करता ही करता हूँ, फेसबुक पर भी पोस्ट कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है ना कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को कुछ आंसर लिखना है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर कमेंट बॉक्स में लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोग लिखो, पोस्ट करो आराम से। बस ये रहता है कि अगर आप लोग कॉपी और पेन पे लिखोगे ना तो एग्जाम में भी कॉपी और पेन पर ही लिखना होता है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना अगर कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखना चाहते हैं ना कि आंसर राइटिंग में ये पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूं मैं, तो वो वाले पॉइंट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
फोर्स के बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में ही रह गया है, तो उसी के बारे में आर्टिकल यहां पर है। तो पहले आप लोग फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स ये है क्या, इसके बारे में जानिए, फिर आप लोगों को आर्टिकल बताऊंगा। फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स जो है एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है यहां पर, बेसिकली जो बात करता है फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस किस चीज से रिलेटेड, दो मुद्दों के बारे में, पहला है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। जब स्टार्टिंग में ये ग्रुप बनाया गया था 1989 में, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली भी कि G7 किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखिएगा G7 कंट्री के द्वारा बनाया गया है। 2008 से 2014 से पहले ये G8 था, पर लेकिन रसिया बाहर निकल गया इससे, तो फिलहाल ये G7 रह गया है। तो G7 की जो पॉलिसी है उनका टारगेट था कि कॉम्बैट करना है मनी लॉन्ड्रिंग को, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा, चोरी किया गया पैसा, टैक्स से बचाया गया पैसा, उस पैसे को फिर सिस्टम में न लाया जाए, यानी कि नहीं लॉन्ड्री में कपड़े लेकर जाए फिर व्हाइट कर लिए, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो ये पहले स्टार्टिंग में इस मुद्दे पर काम करता था, पर लेकिन 2001 में जब यहां पर यूएसए पर अटैक किया गया ओसामा बिन लादेन के द्वारा, और वहां पर 2 बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल दिया और लगभग 3000 के करीब यूएसए के अंदर जान चली गई, तो ये बोला गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जहाज कहां से खरीदा, उसको फिर बिल्डिंग से निकाला, किस तरीके से ट्रेन किया, दुनिया भर का पैसा लगा वहां पर, तो किसी ने फाइनेंस किया होगा ना उसको, तो इसलिए बोला गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है टेररिज्म को फाइनेंस करने वाला भी मुद्दा होना चाहिए। तो 2001 में फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग भी जोड़ दिए, पहले ओनली मनी लॉन्ड्रिंग थी यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिसेंटली अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इस तरीके से अंदर से जाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो म्यूचुअली यहां पर मिलकर काम करते हैं, कैसे चीजों को लेकर चलना है। 39 मेंबर है, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है, और यहां पर मर्कस प्लियर इसके आप लोगों को प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे प्रेजेंट टाइम पर। पहले यहां पर चाइनीज पर्सन थे प्रेसिडेंट, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, देखता हूं किसको इसको याद है, वो मैंने काफी लंबे समय तक आप लोगों से डिस्कस भी किया था, इवन चेंज भी हो गए ना, तभी मुझे मतलब पता नहीं चला चेंज हो गए, तो मैं डिस्कस कर रहा था। सर एक बच्चा कह रहा है इसकी सर अब तो बदल लो, अब तो नया चेंज हो गया। बड़े प्यारे हो यार आप लोग। तो कभी भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है ना, ये आप लोग इनको बेसिकली बता दिया करो, ठीक है। तो मान के कई बार इस चीजें होती है, मतलब नहीं ध्यान रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो कोई छोटी छोटी अगर कोई चेंज हो गया तो उसे बता दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए, तो फिर मैं आप लोगों को सबको बता सकूं, ठीक है। तो इसी तो कहते हैं म्यूचुअल सीखना, कुछ मैं सीखूंगा आप लोगों से, कुछ आप लोग सिखाइए मुझे, कुछ मैं सिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरीके से गड्डी बार हो जाती है यार, ओके, एंजॉय करते रहो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप लोगों से बात की, अभी हुआ क्या मुद्दा, फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स में अभी पाकिस्तान को रिटेन कर दिया गया ग्रे लिस्ट के अंदर में, यानी कि ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है। अभी पहले आप लोग ये लिस्ट ही समझ लीजिए ना, आप लोग ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, दो लिस्ट नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलती है जो FATF की होती है। तो कंट्री जो है जो बेसिकली सेफ हेवन होती है टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेसिकली, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो कंट्री होती है इसके लिए वार्निंग होती है, ठीक है, सुधर जाओ वरना सुधार दी जाओगे, यानी कि ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाओगे। आप लोग बोलेंगे ब्लैक लिस्ट में डाल दी तो क्या दिक्कत होगा, देखिए आज की डेट में ना कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ से इनको पैसा मिलता है, और ये पैसा मिलता है डेवलपमेंट के लिए, पर लेकिन ये पैसा क्या करते हैं टेररिज्म के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर इनको ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो ये पैसा इनको मिलना यहां से बंद हो जाता है। इसलिए तो अफगानिस्तान रो रहा है, अभी जब से तालिबान पावर में आया उसके सारे पैसे सारे फंड जो है वो बंद कर दिए गए, तो इसलिए वो रो रहा है कि मैं यहां पर काम कैसे करूं, मेरे पास में तो कमाई का कुछ साधन ही नहीं है। तो वो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है बिल्कुल ही कहानी खत्म होगी। तो यहां पर कंट्री जो कि यहां पर नॉन कोऑपरेटिव कंट्री होती है, एक तरीके से अगर बात करें यहां पर जैसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उनको बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें नॉर्थ कोरिया है जो कि अभी आप लोगों को पता है कि एक्सपेरिमेंट करता रहता है उल्टे सीधे, और ईरान को ब्लैक लिस्ट में यहां पर डाल रखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें ऐड भी कहता है, डिलीट भी कहता है, टाइम टू टाइम जैसी हरकतें करते हो उसी तरीके से काम कर देता है। जैसे नहीं आंसर राइटिंग ग्रुप में और कोई बच्चा फालतू की चीजें कर रहा है, वहां पर उल्टे सीधे लिंक पोस्ट कर रहा है, ला कर पता नहीं क्या कर रहा है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, ठीक है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब वो कभी भी कमेंट नहीं कर पाएगा और उसको टेलीग्राम का आंसर राइटिंग का ग्रुप ही नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमेशा वहां पर एक डिसेंट वे में आंसर करते रहो, क्योंकि जो रियलिटी में सीरियस एस्पायरेंट्स हैं उनको मुझे नहीं चाहिए कि फालतू की दिक्कतें देखने को मिले, और जिसको पढ़ना ही नहीं है वो वहां पर उसको कोई मतलब ही नहीं है। फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी जाकर वहां पर बेसिकली आप लोग एक तरीके माहौल खराब करोगे। पढ़ने वाला बच्चा जो है सीरियस है उसको पढ़ने दो, आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा कुछ हरकतें करता है तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर मुझे टेलीग्राम जीमेल पर सेंड कर दो, ठीक है, studyloverveer@gmail.com, वहां पर आप लोगों को तुरंत उस इंसान को बेसिकली साइड में किया जाएगा, क्योंकि पढ़ने का माहौल बनाओ यार, आप लोगों को बना रखा है डेमोक्रेटिक वे में काम को लेकर चलो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है अभी यहाँ पर कि FATF के बारे में अगर बात करूं तो ग्रे लिस्ट के बारे में आप लोगों से बात की, तो ग्रे लिस्ट में अभी जॉर्डन, माली और तुर्की, इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर अगर बात करें बोट्सवाना और मॉरिशस को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से आगे आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान तो ये अभी यहाँ पर
पर जोर्डन, माली और तुर्की को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया और इनको निकाल दिया गया है। FATF ने यहाँ पर जब पाकिस्तान को बोला था कि 27 पॉइंट बेसिकली दिए थे कि यार इन पे सुधारो, यानी कि फाइनेंसिंग मत करो टेररिज्म की, उनको सपोर्ट प्रोवाइड मत करो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड मत करो, उनको अपना नहीं एक ऐसा कि यहाँ पर आओ मजे लो, वो वाली चीजें हटाओ उनकी। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। तो पाकिस्तान जो था 2008 में डाला गया था, फिर 2009 में रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसी के साथ में मॉनिटरिंग ग्रीन खींच कर दी थी 2012 से लेकर 15 तक, फिर आगे चलकर इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली कि पाकिस्तान जो है सबको बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा था टेररिज्म के लिए, तो ये दिक्कतें देखने को मिली। अब इंडिया क्या करते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये, हमारी कंट्री पाकिस्तान की जो घटिया हरकतें हैं वो दुनिया के सामने रखता है। जैसे कि आप लोगों को पता है जैसे मोहम्मद हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को कई बार देखने को मिला मसूद अजहर, लश्कर तैयबा से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है हाफिज सईद, ठीक है, दाऊद इब्राहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने कई बार इंडिया के ऊपर अटैक किए हैं। इनको हमारी कंट्री में लोगों को मारकर शांति मिलती है और इनको ये नहीं रहता है कि वो लोग मतलब पाकिस्तान मतलब इंडिया के अंदर हिंदू है मुसलमान है, वो फिर सब मरते हैं। मुंबई में टेरर अटैक हुआ, सब मरे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि मुस्लिम के लिए कोई सहानुभूति रहती है कि मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजन के नाम पर बेसिकली लोगों को एक तरीके से अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, वरना टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, वहां पर कोई भी हरकतें कर सकता है। बस ये है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन पकड़ लिया, उसके नाम पर काम कर रहे हैं, तो रिलीजन के साथ में लोगों के सेंटिमेंट रहते हैं, तो उसको ये और अच्छे से अपने साथ में लोगों को मिला पाते हैं, बेसिकली गुमराह कर। तो ये दिक्कत है आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी तुर्की को डाला गया क्योंकि तुर्की भी यहाँ पर कई जगह ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये रिसेंटली अभी FATF जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो पाकिस्तान को अभी ब्लैक लिस्ट में डालने से तो इन्होंने मना किया, पर हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये, एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, सर अभी तो मीटिंग हुई थी फिर से मीटिंग होगी यार, साल में ना 3 बार मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल मिलने वाले हैं अभी 2022 में मिलेंगे, लगभग मुझे लगता है जनवरी या फरवरी में फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे, फिर से मीटिंग होगी, फिर से चेक करेंगे कौन कौन सुधर रहा है, इनकी चेक करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे टेस्ट सीरीज आप लोग देते रहते हैं, ठीक है। पहले पुराने क्वेश्चन पेपर देखा करो किसी भी एग्जाम की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी को आप लोग को इंप्लीमेंट करना है, बाकी सारी चीजें बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है, तो उनको पहले कवर कर लो। तो बिल्कुल ऐसे 3-3 महीने में चेक करते रहते हैं कौन कौन सुधरा है और कौन कौन नहीं सुधरा है, तो उसके ऊपर चीजों को लेकर चलते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो यहां पर ये जो आर्टिकल आप लोगों के सामने, ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। 2030 तक टारगेट यहां पर रखकर चल रहे हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, तो पर ये है क्या, एक बार ये बता दो पहले। तो मैंने सोचा पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि जैसे कल क्वेश्चन पूछा गया, चलिए बताइए देखता हूं कौन सी आंसर देता है। क्रेडिट रेटिंग जो अभी यहां पर रिसेंटली आप लोगों को जो देखने को मिलती है जो इन्वायरमेंट के नाम पर, ठीक है, सॉरी क्रेडिट रेटिंग नहीं, एक तरीके से कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है कहां से निकाल कर उसको लाया गया है, ठीक है, यानी कि किस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से निकाल कर लाया गया, और ये मैंने आप लोगों से 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोग रिविजन कर रहे होंगे तो आप लोगों को चीजें पता होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था यहां पर ये, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ठीक है, जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये बताया था। आंसर नहीं है, मतलब कुछ और हो सकता है आंसर कई बार करता हूं यार, चलो कोई नहीं। मतलब बताइए कब इसको बेसिकली लाया गया था, ठीक है, कार्बन क्रेडिटिंग को, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। अभी आप लोगों से पूछ ले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इतनी ज्यादा न्यूज में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आया कहां से, कब आया था, तो बताइए। तो इसके बारे में याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है यहाँ पर ये जो UNFCC, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। UNFCC जो है यहाँ पर ये फॉर्म किया गया था यहाँ पर इसके द्वारा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अंडर UNFCC 1994 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैस को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर एपेक्स यानी कि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है UNFCC, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि एक तरीके से कैसे मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है हमारा उसको कैसे हम लोग कम करना है। मिटिगेट का मतलब है कैसे कम करना है उसका इंपैक्ट, ठीक है। इसी के साथ में कोऑपरेट करना है, यहाँ पर बेसिकली प्रिपेयर करना है और अडेप्ट करना है कि क्लाइमेट चेंज पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, तो अडेप्ट भी कुछ करना है, यानी कि स्टेप उठाना है कि इसको कैसे कम करना है, ठीक है। इसी के साथ में प्रमोट करना है, एजुकेट करना है, ट्रेनिंग करनी है, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है, तो लोगों को एक तरीके से इसके साथ में जोड़ना है। जैसे कि आप लोगों को बोलता हूं ना मैंने कि प्लास्टिक वगैरह यूज मत करो, पेड़ लगाओ, तो एक तरीके से मैं आप लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करता हूं। तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि हाँ आप लोग भी उस लेवल पर काम करें जिस लेवल पर हम लोग सोसाइटी को इंप्रूव कर सके। तो मीटिंग जो होती है इसकी ये एवरी ईयर 1995 से स्टार्ट की गई थी, जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो 1995 में पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, तो बर्लिन जर्मनी के अंदर में हुई थी। फिर यह है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिली, जिसमें से आप लोगों को चलिए क्वेश्चन नहीं बताता, कल डिस्कस कर लूंगा फिर जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इंडिया के अंदर थी, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 इंडिया के अंदर हुई थी, दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, और अभी लास्ट जो हुई थी यहाँ पर 2019 में, ये मैड्रिड स्पेन के अंदर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी
2015 में ये 21 थी, जिसमें हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात की थी। तो 100 बिलियन का पैसे की बात यहां पर की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अब आप लोगों से आगे हो सकते हैं यहां से क्वेश्चन बन जाए। तो ये सारे क्वेश्चन इंटरनली बन जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बोला तो बेटा बोन जर्मनी के अंदर नॉर्मली, पर लेकिन अभी यहां पर जहां डिसाइड करते हैं तो वहां पर सेशन होस्ट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट्स जो रहते हैं यहां पर, ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन जो रीजनल ग्रुप है उसमें से मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि कहां पर जो प्रेसिडेंट रहता है यूजुअली जो मीटिंग होती है तो वहां पर डिसाइड कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, ठीक है। तो यहां पर इमीडिएटली आफ्टर द कोफ जो सेशन होता है तो कौन यहां पर इलेक्ट किया जाता है तो उसको प्रेसिडेंट फिर बना देते हैं। तो अभी रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होने वाली है इसमें मुद्दा ये है कि ये अभी चलने वाली है 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क आ गई फुल फॉर्म, ठीक है, टेंशन मत लिया करो सारे आंसर मैं ही बता देता हूं। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। तो जीरो एमिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। देखो आप लोगों से कितनी बार बता चुका हूं जीरो एमिशन की, कितनी बार मैंने बोला है कि जीरो एमिशन का मतलब नहीं कि कार्बन कट कर देना है, बिल्कुल जितने पेड़ लगाने उतने पेड़ आप लोगों को कट करने हैं, यानी कि आप लोगों को एब्जॉर्ब करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कार्बन एमिशन करना कम कर देना। ये क्वेश्चन था डायरेक्ट आप लोगों का। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यार, जितने मैं आप लोगों को बताए जा रहा हूं ना सारे। जब मैंने पेपर देखा, मैं सर एक बच्चे ने तो लिखा भी है, कह रहे सर पेपर बनाने वाला आपका लेक्चर देखता है क्या तो यार इस तरीके से आप लोग देखिए, ठीक है। तो आप लोग जब चीजों को इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, फिर क्वेश्चन कहीं से बन जाए। तो मैं ये कहता हूँ किसी भी एग्जाम की तैयारी करो इस लेवल पे करो कि पेपर बनाने वाला को बना लो जहां से बनाना है तुमको। तो इसलिए कहता हूँ, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट आप लोगों से, ठीक है, कि जीरो एमिशन क्या होता है। उसमें पहले ही स्टेटमेंट दे रखी कार्बन को बिल्कुल कट कर देना। गलत बात है, कट करना ही नहीं है बिल्कुल भी। जीरो एमिशन का मतलब होता है कि एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से नेट जीरो का मतलब इनके द्वारा ये रखा गया कि एक तरीके से क्या करना है कि जितना आप लोग एमिट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो ये वाली बात की जाए, इतने पेड़ काटो उतने पेड़ लगा दो। तो मैंने कितनी बार बात बोली है। तो यहाँ पर अडेप्ट करना है कम्युनिटी के लेवल पर, नेचुरल हजार्ड्स कैसे रोकना है। फाइनेंस बिना पैसे के काम ही नहीं होगा। अगर बिना पैसे काम करोगे तो अमीर कंट्री तो कर लेंगे पर गरीब कंट्री कहां से करेंगी। मिलकर काम करना है। और इंडिया के लिए बोला जा रहा है कोयल सेक्टर के ऊपर एक प्रतिबंध इंडिया के बारे में बोला जा रहा है। हमारी कंट्री ने ये बोला हम लोग अभी आगे आने वाले टाइम पर 2023-24 तक कोयला और बढ़ने वाला है हमारी कंट्री के टारगेट के हिसाब से। तो बोल रहे हैं यार एक साइड में तो आप लोग कोयल, एक साइड में तो आप लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने की बात करें, दूसरी साइड में कोयला बढ़ा रहे हैं। तो हमारी कंट्री की इमेज भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन ये भी तो देखो, पहले हमारा टारगेट जो था 175 गीगावाट का था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ठीक है। कब तक था? 2022 तक था, ठीक है। पर लेकिन अभी हमारा टारगेट कितना हो गया है? वो 450 कर दिया हम लोगों ने। कब तक कर दिया? 2030 तक कर दिया। और ये तो लिखित है। इसके अलावा हम लोग लगभग 800 प्लस तक हम लोग इसको लेकर चलने की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग लाइक ए लीडर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बार बार डिस्कस इनके द्वारा किया जा रहा है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी रिसेंटली कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पहले ग्लेशियर वर्ड सुनिए। ग्लेशियर जो शब्द है यहाँ पर, ये फ्रेंच एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ग्लेस, इससे निकाल कर लाया गया है। इसका मतलब होता है रिवर ऑफ आइस, ठीक है। तो यहाँ पर एल्पाइन जो होते हैं, एल्पाइन का मतलब होता है ऊंचे पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, तो एल्पाइन ग्लेशियर और दूसरे आइस सीट, जो कि यहाँ पर समुद्र के ऊपर आइस का बर्फ जमा रहता है। तो इस तरीके से तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ग्लेशियर कई सारे लेवल पर खत्म होते जा रहे हैं, इसकी दिक्कतें देखने को मिल रही है। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली अभी ये बोला कि अफ्रीका वाले रीजन में आने वाले टाइम में डी ग्लेशिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्लेशियर यहां से खत्म हो जाएंगे, पीछे हट रहे हैं ग्लेशियर कई सारे रीजन में। कई सारी जो माउंटेन किलिमंजारो तंजानिया के अंदर ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट से, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वो एरिया है जहां पर डायरेक्टली ग्लेशियर हुआ करते थे। तो अफ्रीका वाले रीजन में यहां पर कई जगह सूखे वाली कंडीशन है, तो कई जगह बाढ़ आ रही है। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। सेम कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। मैंने बोला था पोलर वाले रीजन में बोला गया कि 21वीं जो यहां पर 21वां जो रीजन टाइम होगा यहां पर, उसमें पोलर रीजन डी एक तरीके से मतलब बिल्कुल बर्फ पिघल जाएगा। डी एक ग्लेशिएशन या डी वो आप लोग बोल सकते हैं कि तरीके से बर्फ आप लोग हैं डी स्नो यहां पर एक तरह खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर मान लीजिए पेंगुइन रहते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। पोलर बियर आप लोग को देखने को मिलेंगे नॉर्थ, जो बेसिकली जो पोल होते हैं इनके जो आर्टिक वाले रीजन में। तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? जो बर्फ के ऊपर इनकी जिंदगी चलती है, बताइए तो साहब। बहुत सारे रीजन में आप लोग को यहां पर बाढ़ देखने को मिलेगी, तो कैसे काम चलेगा? इस तरीके से अगर कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर बात की जा रही है। आईसी के बारे में बात करें यहां पर अगर, तो 7% के करीब जो अर्थ का सरफेस है तो देखने को मिलेगा, और जो ओशन का है वो लगभग 12% के करीब है। तो पोलर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होगा सर्कुल, जो यहां पर इन्फ्लुएंस ओशन सर्कुलेशन, वेदर और रीजनल क्लाइमेट। तो दिक्कतें होंगी, तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनेंगे जहां जहां पर बाढ़ आएगी, तो उसके चलते दिक्कत होगी। बहुत सारे ग्लेशियर पिघलेंगे। तो यहां पर इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा? एग्रीकल्चर पर, हेल्थ पर, वाटर सिक्योरिटी और एक्सट्रीम वेदर, ये सारे इंपैक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसी के चलते यहां पर आईपीसीसी के द्वारा भी बोला गया कि इसके द्वारा रिपोर्ट
प्रस्तुत की गई, याद रखिएगा छठी रिपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो छठी रिपोर्ट है, इससे पहले 5 रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, पर छठी का इसके द्वारा पहला पार्ट प्रस्तुत कर दिया गया। 3 पार्ट है छठी के, तो पहला पार्ट प्रस्तुत किया गया, बाकी के 2 पार्ट जो है वो 2022 में प्रस्तुत करने वाले हैं। ये पहला पार्ट क्यों प्रस्तुत किया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली थी 26 अभी, तो सोचा कुछ बातें बता दें इनको, ये सुधार लेंगे, वरना बदतमीजी तो काट ही रहे हो सब। तो ये वाली बातें हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो आप लोग काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसमें बेसिकली बोला गया कि एनर्जी जनरेशन के ऊपर आप लोग फोकस ऐसे करो कि आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करो, लैंड यूज को इफेक्टिव बनाओ, ठीक है। इसी के साथ में जो सिटीज है उनको अच्छे से लेकर चलो, और जो इंडस्ट्री है उन पर ढंग से काम करो। तो ये सारे मुद्दे आप लोग लेकर चलो, तो सारी चीजें आप लोग सुधारते हुए नजर आओगे। तो ये बेसिक चीजें होगी ना सारी, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें आप लोग यहां पर बताई, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को यहां पर नहीं होना चाहिए, ओके। फिर बोलोगे सर ये वाला आर्टिकल रह गया। इस वाला आर्टिकल में बेसिकली एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है कमला बासन, ठीक है। तो उनके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे पर्सनली तो मतलब कोई इस तरीके से नहीं आप लोग बोल सकते कि मतलब कि अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, मतलब एक तरीके से जो 25 सितंबर 2021 में, ठीक है। तो पैदा हुई थी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर में 24 अप्रैल 1946 में, ठीक है। तो पैदा कब हुई थी, 24 अप्रैल को, ठीक है ना, 24 अप्रैल तो मतलब कि इनका जो जन्मदिन है मेरे साथ में बेसिकली मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इन्हीं के बारे में इनके द्वारा बताया गया। तो इनके द्वारा एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एक टर्म बोली गई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनके द्वारा बोला गया बेसिकली ये इस तरीके की चीजों को देखते थे कि एक तरीके से कि यहाँ पर एक जो आप लोग बॉर्डर के ऊपर जो वॉल बना रहे हो, तो उसके ऊपर इनके द्वारा बात बोली गई, बोला गया कि आई एम नोट द वॉल दैट स्टैंड एट बॉर्डर, यानी कि मैं बॉर्डर पर खड़ी हुई दीवार नहीं हूं, आई एम द क्रैक इन दैट वॉल, यानी कि उस वॉल में क्रैक हो, यानी कि चाहते थे कि बॉर्डर के पास में जो दीवारें रहती है ना, एक तरीके से ये मेरा एरिया हो गया, मेरा एरिया, या फिर किसी रीजन में आप लोग देखते हैं लड़कियों के लिए बॉर्डर लगा देते हैं, तो वो बॉर्डर बेसिकली तोड़ने की बात करते थे। और वुमेन इंपावरमेंट में आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बेसिकली बात की जाती है कि किस तरीके से हम लोग महिलाओं को उस लेवल पर इंपावरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं को साथ में लेकर चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज अभी आप लोगों ने देखी, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बोला जा रहा है कि 40% महिलाओं को इंक्लूड करने की बात की जा रही है, ठीक है, जब इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। तो यूएन भी काफी सारे ऐसे एरिया में यहां पर काम करता है, ठीक है। तो वुमेन का एंगेजमेंट जहां जहां बढ़ा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, अगर वहां पर हम लोग वुमेन का जहां जहां पर इंपैक्ट बढ़ा देते हैं, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में क्या किया, अभी यहां पर वुमेन का इंपैक्ट बिल्कुल बंद कर दिया। पिछले टाइम में बढ़ा था जब तक वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो चीजें अच्छी आप लोगों को देखने को मिली थी। तो यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब है कि वुमेन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप लोग समझ सकते हैं ना कि यार एक तरीके से 50% पॉपुलेशन को पीछे आप लोग छोड़ रहे हो, तो देश कैसे डेवलप होगा, तो उसके ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये डेटा पॉइंट मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर एक बार देख लेना, बस इसको पढ़ा तो मैंने आप लोग को ये दिया ही था, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली प्रीलिम्स फोकस जो है इसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। बात यहाँ पर की जा रही है किसके बारे में, जम्मू एंड कश्मीर में अमित शाह जी गए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो इसके चलते नॉर्मल रिलेशन यहाँ पर बेसिकली करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टेरर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी स्टेबिलिटी आती है और यहाँ पर एक तरीके लोग सिक्योर फील करते हैं। तो इसी के चलते बोला जा रहा है कि अभी आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी जो अब क्रैक चल रहा है यहाँ पर कांग्रेस के अंदर में सिद्धू वाला, तो वो एक अलग चीज है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, चाइना ने ये बोला है कि अभी आसपास वाले रीजन में जहां जहां पर उनका एक तरीके से वर्चस्व है, जहां जहां पर उनका एक तरीके से बोलते हैं हमारा एरिया है, तो उसको मिलिट्री सेफगार्ड करेंगे। यानी कि कल को चलकर इंडिया यहां बोलता है ना ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो हम जो हमारे एरिया में घुसकर ये बोलते हैं, तो उसके ऊपर और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होने वाली है। आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन, कहने का मतलब ये और ज्यादा गड़बड़ाने वाले हैं। मैंने गालवान वाले रीजन में अभी रिसेंटली कई सारे लोगों की जान गई थी, तो इस तरीके से, और ये वो पॉइंट है जहां जहां पर इंडिया और चाइना की झड़प चलती रहती है। तो आने वाले टाइम में और दिक्कतें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यहीं पर पेंगोंग सो लेक भी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिकली मैप जरूर देखते रहा करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ई वेस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर इसको समझ लेते हैं। बेसिकली कई बार न्यूज में रहते हैं, ई वेस्ट जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट आप लोग लेकर आते हैं, तो लगभग 21 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, आपका फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, जो भी आप लोग घड़ी इलेक्ट्रॉनिक यूज करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। आप लोग जो गेम्स वगैरह होगी, वीडियो गेम वगैरह, ठीक है। तो कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो भी प्रोडक्ट होते हैं, फिर उनको यूज करने के बाद फेंक देता है, तो ई वेस्ट जनरेट हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि इसको मैनेज करने के लिए लॉबी है इंडिया के अंदर 2011 से, लेकिन इसको हम लोग
इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ई वेस्ट में अमेंडमेंट भी किया गया 2016 में, 2017 में इसके अंदर चीजें की गई, ठीक है। अभी फिलहाल हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, फर्स्ट ई वेस्ट जो है यहाँ पर सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर अभी बनाया गया, कहां पर, याद रखिएगा ये भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया, ठीक है। आप लोगों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो पीस के बारे में पूछा था, स्टैच्यू ऑफ पीस, ठीक है, ना कि यूनिटी के बारे में पूछा था, ठीक है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ गए, जबकि वो मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन में पढ़ा रखा था, ठीक है, कहां पर स्टेब्लिश की गई, वो सारी डिटेल में पढ़ा रखी, पीछे जाकर देखोगे अगर आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को रिवीजन करना था थोड़ा सा, रिवीजन वाली वीडियो में बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है, यूनिटी तो आप लोगों को बताइए। अभी बात करें यहां पर यूएन के हिसाब से बोला गया 2021 में कि ईच पर्सन ऑन द प्लैनेट आज की डेट में 7.6 किलोग्राम ई वेस्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि अगर बात करें 57.4 मिलियन टन के करीब ई वेस्ट आप लोगों को ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलता है। 17.4% जो है गार्बेज वो बेसिकली कंबाइन करें तो हजार से देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आता है, ठीक है। तो कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसको प्रॉपर लेकर चलना चाहिए। और हमारी कंट्री में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बोलता है कि 10 लाख था यहाँ पर, ये आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाला है। 2007 में यहाँ पर, 2017 में यहाँ पर 7 लाख था, अब 10 लाख हो गया है, और आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है। तो हमारी कंट्री भी ई वेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए लो भी है कैसे, जैसे कि इंपैक्ट क्या पड़ता है अगर बात करें तो लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जो लोग रहते हैं, तो दिक्कत रहती है, तो ये चैलेंज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सब सड़कों पर बच्चे उठाते घूमते रहते हैं, तो वो दिक्कतें रहती हैं। इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन है, हम लोग इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, 2011 से है तो रूल, ठीक है। हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिलते हैं, लैक ऑफ इंसेंटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ई वेस्ट जो है इंपोर्ट भी किया जाता है कई बार, जैसे कि बाहर की कंट्री से लगभग 80% ई वेस्ट जो है चाइना, इंडिया, घाना, नाइजीरिया, जैसे नहीं यूएसए में फोन यूज करे फिर इंडिया के अंदर फेंक दिला कर, ठीक है, कि तुम लोग यूज कर लो। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलेगा ना कि जैसे कि बड़े बच्चे के कपड़े हैं और फिर छोटे बच्चे को पहना दिए, तो वो वाली बातें आप लोग को देखने को मिले, तो कई बार दिक्कतें रहती हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अभी हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली साबरमती जो भी यहाँ पर हाइडल पोल्यूशन है, कि साबरमती जो रिवर है उसमें पोल्यूशन है, उसके बारे में कुछ मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग पहले यहाँ पर एक बार मैप में आप लोग देखिए, क्योंकि कई बार ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो अगर आप लोग के माइंड में क्लियर रहेगा, अगर आप लोग इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साबरमती हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साबरमती आश्रम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो साबरमती जो है आप लोगों को बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पर मैप में मैं दिखाऊं यहां पर, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर अगर राज्य पूछे तो याद राज्य रखना, एक हो गया राजस्थान और दूसरा हो गया गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात में आप लोग को बेसिकली साबरमती देखने को मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम तो आप लोग को गुजरात में देखने को मिलेगी, कुछ पोर्शन राजस्थान में। तो रन ऑफ कच्छ में जाकर फिर आगे यहाँ पर ये गिर जाती है, तो रन ऑफ कच्छ, तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो साबरमती जो रिवर है, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली, तो ऐसी हरकतें करता हूं कई बार, ये गल्फ ऑफ खंबात है, रन ऑफ कच्छ यहां पर है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कई बार छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा था, ठीक है। तो यहां पर इसमें जाकर आप लोगों को बेसिकली यहां पर ये गिरती हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को कई बार इसका माउथ पूछ लिया जाता है, कहां पर जाकर गिरती है, किस तरीके से ऐसी चीजें। तो इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर इन एरिया से आप लोग आते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिटी अगर बात करें तो कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है, इन रिवर में दिक्कत पहुंचाती है। जैसे कि बात करें जैसे यहाँ पर अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद जो है यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, कई बार इसकी वजह से दिक्कत आती है इस तरीके की रिवर में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिटी अगर किसी रिवर के बैंक पर है तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे अहमदाबाद यहाँ पर साबरमती के उस पर देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से ये साबरमती जो होती है वो मैली होती है, ठीक है। इसमें जब चीजें जाकर गिरती हैं पोल्यूशन, तो इसके चलते यहां पर याद रखिएगा, आप जहां भी से भी आते हैं, मान लीजिए नर्मदा आप लोगों के आसपास में है, या माही रिवर है, तापी रिवर है, तो इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। आगे चलते हैं, एक और यहां पर है बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो ये आप लोग देखिएगा, कई बार ये भी दिक्कत का रीजन रहता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली पेरियार रिवर है, एक्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। तो पेरियार लेक भी है, तो तमिलनाडु और ये बेसिकली जो केरला के बीच में कई बार दिक्कत का रीजन रहता है। तो पेरियार रिवर है यहाँ पर ये, तो इसी के ऊपर पेरियार डैम बना हुआ है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा ये इसके नाम पर पेरियार लेक भी है तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो अपनी कंट्री में अगर साउथ इंडिया में आप लोग जाओगे तो आप लोग इन चीजों को देख पाओगे। मैप में जरूर देखा करो अपनी कंट्री के मैप को, ठीक है। तो कर्नाटक हो गया यहाँ पर, ये हो गया बेसिकली केरला, और ये हो गया तमिलनाडु। तो यहाँ पर कहीं बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
ये जो मुल्ला पेरियार डैम है, यहाँ पर जो मुल्ला पेरियार डैम है लोकेटेड कहां पर है यहाँ पर, ये तो ये मुल्ला और पेरियार जो रिवर है केरला के अंदर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा ब्रिटिश टाइम पर ये दिक्कत देखने को मिलती है। यहाँ पर उस टाइम पर साइन किया गया था कि 999 यानी कि 1000 साल तक जो है यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पर बोला गया था कि ऑपरेशनल रहेगा तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पर ये डैम, ठीक है। तो उस टाइम पर इनके द्वारा एग्रीमेंट साइन किए गए, जबकि है कहां पर, ये है केरला के अंदर में। तो ऐसी हरकतें भी अंग्रेजों के द्वारा की गई है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो इस लोकेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में कि कहां पर ये लोकेटेड है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। रियलिटी में अगर एंजॉय किया तो बताइए कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाया करो। और अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो दूसरों तक इनको जरूर शेयर करो। और लेक्चर नहीं छूटना चाहिए, अगर लेक्चर छूट जाता है तो उसको आप लोग रिपीट कर लीजिए, खासकर उसको मतलब एक तरीके से कवर कर लीजिए, वरना दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। तो लंबे समय तक अगर चीजें रखना चाहते हैं याद, तो रेगुलर लेक्चर सुनिए, बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे देखे जो कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से डायरेक्ट ही आप लोगों को देखने को मिलते रहते, जो मैं वैसे ही बोलते रहता हूँ कई बार। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, पेपर जरूर देखिएगा एक बार स्टेट पीसीएस का, जो मैंने आप लोगों को बोला है, आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे उसके साथ में। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।